सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपको सभी मनुष्य के विकास के लिए जो अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं, उन सब से जो इंटरेक्शन होता है, उससे ही हमारे पूरे सृष्टि क्रम का निर्वहन होता है। और इनमें से सभी महत्वपूर्ण होते हैं। सभी के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, उनके जीवन के भिन्न भिन्न दौर में, भिन्न भिन्न कालखंड में, और उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के असर पड़ते हैं, जिससे कि उनका व्यक्तित्व का विकास होता है। मोटे तौर पर 11 प्रकार के मनुष्य हमारे जीवन में आते हैं। आपके जीवन में भी आए होंगे, सभी के जीवन में आते हैं लगभग। और जिनके जीवन में ये 11 प्रकार के नहीं आ पाते हैं, उनका जीवन पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता। वे कहीं न कहीं अधूरे रह जाते हैं। तो उन 11 प्रकार के जो मनुष्य हैं, जो हमारे जीवन में आते हैं, आज उस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। पहले प्रकार के तो वे हैं जिनको सृजक कहा जाता है, यानी जिनके द्वारा हम सृजित हुए हैं और जिनको हम सृजित करते हैं। जैसे कि माता पिता हमारे को उत्पन्न किए हैं, जन्म दिए हैं, और हमारे पुत्र पुत्रियां जिनको हम जन्म देते हैं। तो जिनको हम जन्म देते हैं वे, और जिन्होंने हमें जन्म दिया है वे, ये बहुत प्रभावित करते हैं। इसमें हमारे शरीर में हार्मोन का अलग बैलेंस विकसित होता है, और हमारे व्यक्तित्व का लगभग जो निर्माण है वह हो पाता है। तो वैसे व्यक्तित्व के लिए जब वो हमारे माता पिता हैं, उनके व्यक्तित्व से हमारे में व्यक्तित्व ट्रांसफ़र होता है, तो बहुत सारा जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आता है, उनका व्यक्तित्व आता है। और वे जो हैं अपने हाव भाव से और अपने गुण चरित्र से हमें प्रभावित करते हैं। उसी तरह से हम अपने पुत्र पुत्रियों के लिए हम प्रभावित करते हैं। तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जब हम पिता बनते हैं या माँ बनते हैं। तो जब हम पुत्र या पुत्री बनते हैं तब, और जब हम माँ और पिता बनते हैं तब हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में
पालनकर्ता होते हैं, जो हमें पालते हैं पोसते हैं। उसमें माता पिता भी हो सकते हैं, घर के अन्य सदस्य भी, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, अन्य रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं, मामा मामी हैं, दादा दादी हैं, और भी घर में बड़े भाई हो सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी बहन हो सकती है, मतलब कोई भी जो हमें पालते हैं, नाना नानी, तो उनके व्यक्तित्व का असर हमारे पर बहुत पड़ता है। और जिन्हें हम पालते हैं, यानी जब हम स्वयं मामा मामी में से कोई एक होते हैं, दादा दादी होते हैं, या पिता चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, या बड़े भाई बड़े बहन जब हम स्वयं होते हैं, तो यानी जो हमें पालन करते हैं और जिनका हम पालन करते हैं, उससे भी हमारे व्यक्तित्व का बहुत निर्माण होता है। ये हमारे लिए बहुत ही एक अनिवार्य तत्व हो जाता है हमारे विकास के लिए। तो अब इसमें से जो ये पालक कैटेगरी हो गया, तो तीसरा कैटेगरी जो है वो परामर्शदाताओं का है, यानी जो हमें सलाह देते हैं, चाहे वे हमारे शिक्षक हों, चाहे वे हमारे सलाहकार हों, प्रोफेशनल सलाहकार हों, जिनको हम पे करके सलाह लेते हैं, या ऐसे ही अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो इस तरह के लोग जो हमें सलाह देते हैं, या जिनको हम सलाह देते हैं, क्योंकि जब हम सलाह देते हैं तो फिर हमारा अलग व्यक्तित्व प्रकट होता है, अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है जब हम स्वयं सलाहकार बन जाते हैं किसी के लिए। और जो हमें सलाह देते हैं, जब हम सलाह लेते हैं तो हमारा व्यक्तित्व अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा निर्माण होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये परामर्श दाता जो हैं, जो हमें परामर्श देते हैं, चाहे वे शिक्षक के रूप में हमें दे रहे हों, चाहे वो किसी भी स्वरूप में आकर देते हो, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे। किसी को उसकी बड़ी बहनें सलाह देती हैं, किसी को बड़ा भाई सलाह देता है, किसी को उसकी मौसी सलाह देती है। तो इस तरह से किसी को मौसा सलाह देते हैं, फूफा सलाह देते हैं, अलग अलग रिश्तेदार हमारे हैं, उनको हम सलाह देते हैं और वे हमें सलाह देते हैं। इस तरह से परामर्शदाता की जो भूमिका होती है, तो परामर्शक के रूप में हम होते हैं या कोई और होता है, उससे हमारे व्यक्तित्व का बहुत निर्माण होता है। और जब हम किसी को परामर्श नहीं दे सकते तो हमारा वह व्यक्तित्व दब जाता है, या जब हम किसी का परामर्श नहीं ले पाते, नहीं लेना चाहते, तो भी हमारा व्यक्तित्व दब जाता है। तो व्यक्तित्व का विकास वैसे स्थिति में भी नहीं होता है। तो इसमें परिपूर्णता आनी चाहिए हर तरह से, यानी सलाह लेने में भी हम आगे हों, सलाह देने में भी आगे हों। हमारा कोई पालन करे, हम किसी का पालन करें। हमें किसी ने उत्पन्न किया है, हम भी किसी को उत्पन्न करें। इस तरह से हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। अब इसके बाद जो है सुहृद की बात करते हैं। जो हमारे सुहृद होते हैं, यानी जैसे मित्र हैं, प्रेमी हैं, प्रेमिका है, जो हमारे काफ़ी करीबी होते हैं। तो ऐसे जो सुहृद होते हैं, तो जिनके हम होते हैं या जो हमारे होते हैं, तो इससे जो है हमारे एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उनके साथ जब हमारे संबंध बनते हैं तो हमारे में अलग तरह का हार्मोन रासायनिक परिवर्तन होते हैं और हमारा अलग व्यक्तित्व बनता है, निखार आता है, उसमें और परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। तो जो व्यक्ति न किसी का प्रेमी है, न प्रेमिका है, न पति है, न पत्नी है, हाँ,
जो किसी का मित्र नहीं है, तो न जिसका कोई मित्र हो, तो ऐसे का वह हिस्सा व्यक्तित्व का विकसित नहीं हो पाता है, अधूरापन रह जाता है। तो ये इस तरह के लोग आपके जीवन में होते हैं, वैसे अधिकतर के जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ लोग अभागे हो जाते हैं जिनके जीवन में ऐसा नहीं हो पाता है। अब इसके बाद जो है एक तरह के हैं लोग जो समर्थक हैं, यानी समर्थक कैटेगरी, यानी जो हमारे समर्थक हैं और हम जिनके समर्थक हैं। तो किसी के समर्थक होना, किसी के आइडियोलॉजी विचारधारा का समर्थक हो जाना, चाहे राजनीतिक विचारधारा हो, सामाजिक विचारधारा हो, आर्थिक विचारधारा, कोई भी विचारधारा हो, उससे भी हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो हम जिसके भी समर्थक हैं तो उनका जो विचार रहा है वो हमारे पर हावी हो जाता है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसमें से अगर कुछ बातें अच्छी लगती हैं तो वो ग्रहण कर लेना चाहिए, जो अच्छी नहीं लगती हैं उसको छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, हम हार्डकोर समर्थक हो जाते हैं, सही गलत सब मान लेते हैं, तो हमारा एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है, कट्टरपन आता है। और जो हमारे समर्थक होते हैं उससे भी हमारे में अलग व्यक्तित्व, यानी जिस व्यक्ति का कोई समर्थक नहीं हो या बहुत कम समर्थक हो उसका अलग व्यक्तित्व बनता है, और जिसके बहुत समर्थक हों उसका अलग व्यक्तित्व बनता है। तो हम जिसके समर्थक हैं और हमारे जो समर्थक हैं, तो उससे एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इसमें सजगता भी बहुत ज़रूरी है, किसका साथ देना है, किसका साथ लेना है, ये दोनों भी जानना बहुत ज़रूरी है। और सही व्यक्तित्व का निर्माण तभी होता है जब हम सही समर्थक होते हैं और हमारे समर्थक सही होते हैं, तब हमारा अलग व्यक्तित्व होता है। अगर हम गलत के समर्थक हैं या हमारे गलत समर्थक हैं तो एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो ये समर्थक जो है इस तरह से व्यक्तित्व का निर्माण में बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और समर्थक से तो ऐसे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत भारी तादाद में समर्थक होते हैं, तो वे तो अपने को दुनिया का सबसे अपने को महान मानने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं, अपने को सब कुछ मानना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में कुछ लोग शोषण भी करते हैं, किसी के शोषण के लिए टूल बन जाते हैं और किसी के द्वारा शोषित भी हो जाते हैं। तो ये समर्थन जो है ना, ये बहुत बड़ी सामाजिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका, आर्थिक भूमिका निभाते हैं, धार्मिक भूमिका निभाते हैं। तो कोई किसी संप्रदाय का अनुयायी है, समर्थक है, तो उसके आधार पर फिर उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और उसके हिसाब से उसके वक्तव्य होते हैं, उसकी जीवन शैली होती है, और फिर वे समाज के लिए धरोहर भी हो सकते हैं और खतरा भी हो सकते हैं। तो समर्थकों के बाद, समर्थक ग्रुप के बाद फिर आता है शत्रु का। बिरले ही कोई मनुष्य होता है जिसका कि कोई शत्रु ना हो। तो शत्रुओं की एक अलग भूमिका होती है। हम भी किसी के शत्रु हैं, हमारे भी कोई शत्रु है। तो हर एक व्यक्ति का कोई शत्रु होता है, हर व्यक्ति किसी न किसी का शत्रु होता है। बिरला ही होता है जिसका कोई शत्रु ना हो या जो किसी का शत्रु ना हो। तो शत्रु भी हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कमजोरियों को वो सिद्ध करते हैं, हमें दुख तकलीफ़ देते हैं। उससे भी हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारे में प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी क्षमता बढ़ाएं, शत्रु पर जीत हासिल करें। तो नई तकनीक सीखते हैं, नए पैंतरे सीखते हैं, नए तौर तरीके सीखते हैं, और यह भी जानते हैं कि हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं, कहाँ तक हम चल सकते हैं, कहाँ के बाद जो है अतिक्रमण हो जाएगा और हम
विपत्ति में फंस सकते हैं। तो हम अपनी विपत्तियों को जानते हैं, हम अपनी सुरक्षा और असुरक्षा दोनों ही स्थितियों को उससे समझते हैं और हमारा उससे विकास होता है। इसी तरह से जिसके हम शत्रु हैं तो उसको भी हम इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, दबाते हैं और उसको सजा देते हैं। तो शत्रु जो है वह हमारे विकास में बहुत बड़ा सहायक होता है और हम भी जिसके शत्रु हैं वे सहायक होते हैं, हम सहायक हो जाते हैं उनके लिए। क्योंकि शत्रुता से ऐसे तो लगता है कि कष्ट है, ऐसे तो उसको देखना नहीं चाहता आदमी, क्योंकि उसे जान का भी खतरा है, संपत्ति का खतरा है, परिवार को खतरा है। परंतु उस खतरे से निपटने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है, तो सामर्थ्य अपना विकास करता है या अपनी बुद्धि लगाता है कि हम इससे टकराएं, कि इससे अलग हट जाएं, दूर चले जाएं, पलायन कर जाएं। यानी वह तौर तरीके उससे सीख जाता है बहुत ज़्यादा। तो उससे एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो अपने शत्रुओं को जितना अच्छा से पहचानता है, जानता है, उनके गुणों को जानता है, उनकी ताकत को जानता है, अपनी कमजोरियों को जानता है, अपनी ताकत को जानता है, तो अपनी ताकत का आभास होना, शत्रु के ताकत का आभास होना, ये सब अपने समर्थकों को जानना, अपने मित्रों को जानना, अपने शत्रु को जानना, शत्रु के समर्थकों को जानना, शत्रु के मित्रों को जानना, ये सब जो है हमारी बुद्धि में कैलकुलेशन में आता है। इससे हमारा अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो शत्रु हमारे लिए ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने शत्रु हमारे लिए इसीलिए दिया है कि हमारा व्यक्तित्व का विकास हो, तो परमात्मा की बहुत कृपा है। अब इसके बाद जो है अलग एक कैटेगरी आती है, वो है आलोचक की। आलोचक की कैटेगरी, किसी के लिए हम आलोचक हैं और कोई हमारे आलोचक हैं। आलोचक मतलब उसके गुण दोष का पूरा जो विवरण प्रस्तुत करते रहता है, हर समय उसको अलर्ट मोड में रखता है, सचेत मोड में रखता है। तो जो आलोचक होते हैं वो कई तरीके से व्यंग्य भाषा बोल के या खुलेआम कुछ बोल के, जो शत्रु तो नहीं होते लेकिन हमारे आलोचक होते हैं, हमारे विचारों के, हमारे चरित्र के, हमारे व्यवहार के, तो वे हमें एक तरह से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि हम अपने आलोचक के मुंह को बंद करना चाहते हैं और उसके लिए हम गलती नहीं करते हैं और हम अपने व्यक्तित्व को और निखारते जाते हैं। तो सभी के आलोचक है, आपके भी होंगे। तो आलोचक में भी कोई कटु आलोचक होते हैं, कोई समालोचक होते हैं, जो आपके गुण दोष दोनों को ही एक तरह से प्रदर्शित करते हैं, आपकी संभावनाओं को भी व्यक्त करते हैं कि कहाँ तक ये व्यक्ति जा सकता है, ये व्यक्ति क्या कर सकता है। तो अपने आलोचकों का भी अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे हमारे लिए क्या कहते हैं। हम भी किसी के आलोचक होते हैं, तो जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो आलोचना करने में भी व्यक्तित्व का विकास होता है, तर्क क्षमता आपकी बढ़ती है, आपकी दृष्टि में निखार आता है, दृष्टि तीक्ष्ण होती है, आप देख सकते हैं दूसरों के गुण दोष को, दूसरों की संभावनाओं को। तो इस तरह से हमारे में वह एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसके बाद जो है जीवक एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी में वे होते हैं जो हमारी जीविका अर्जन में भूमिका निभाते हैं। यानी हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे ग्राहक हैं उनसे, या हमारे डीलर हैं उनसे, या जिस कंपनी का कर रहे हैं उससे, या हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारे बॉस हैं, हमारे मालिक हैं, तो उनके ज़रिए, या हम दलाली कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, कृषि है, पशुपालन है, जिसमें भी है, तो जिससे हम अपना अर्थोपार्जन करते हैं, चूँकि अर्थ से ही हम लोग का जीवन चल पाता है, तो इसलिए वो बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उनके ज़रिए हम सीखते हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जहाँ हमारी तकनीकी नहीं होती है, आर्थिक समझ नहीं होती है, व्यावसायिक समझ नहीं होती है,
और कहाँ हम अपना नुकसान करा बैठते हैं, कहाँ अपना फ़ायदा हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों की समझ जो है हमें जीवक से प्रदान होता है, जो हमें जीविका देता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो उससे भी हमारे व्यक्तित्व का बहुत ज़बरदस्त निर्माण होता है। तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं थे, या उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए। जब आप उच्च स्तर में पहुंचेंगे तब समझेंगे कि इन लोगों ने कितना कितना हमारा निर्माण किया, हमारे व्यक्तित्व का, और हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। हमारे उसमें सहकर्मी होते हैं, किसी बिजनेस में सहकर्मी हैं, वो बिजनेस में कुछ ऐसे हैं जो प्रतियोगी हैं हमारे। तो वहाँ के जो प्रतियोगी हैं तो वे अलग हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। प्रतियोगी हमें बतलाते हैं वहाँ कि किस तरह से हम अपने को और बेहतर बनाएं, हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को बदल सकते हैं, कैसे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पूरा आर्थिक समझ हमारी पूरी अच्छे तरीके से विकसित होती है, और उससे हमारे व्यक्तित्व का एक और निर्माण होता है बेहतर। तो अब जो लोग बेरोज़गार हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनका व्यक्तित्व अलग ढंग का हो जाएगा, और जो लोग रोज़गार पाए हैं उनका व्यक्तित्व अलग ढंग से विकसित होगा। तो बेरोज़गारी का दंश झेलने वाले जानते हैं उनका व्यक्तित्व कितना टूट जाता है, हर जगह पिछड़ जाते हैं। तो यह ज़रूरी है कि आपके पास अपनी एक आर्थिक व्यवस्था हो, सुदृढ़ व्यवस्था हो, जिससे कि आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हों, अपने समाज में भी भूमिका निभा सकते हों, दूसरे और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए भी कुछ कर सकते हों, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हों, अन्य पशु पक्षियों प्राणियों के लिए भी कुछ कर सकते हों। ये तभी संभव है जब आपका आर्थिक संबल मजबूत होगा। तो अपने आर्थिक समझ जो है वह जो हमें जीविका देते हैं वे बताते हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके बाद होते हैं संयोजक। यह एक अलग कैटेगरी होती है। कहीं भी हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, या तो एकाएक कहीं कोई मिल जाना, ट्रेन में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हैं, कोई मिल गया, आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं ना शत्रु हैं, कुछ नहीं, बस संयोग से टकरा गए। तो उनकी बातों से, उनके विचार से, चरित्र से, व्यवहार से भी हमारे में एक अलग व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। वे हमारे जीवन में एक झोंका की तरह आते हैं और चले जाते हैं। कभी टकराए चले गए, लेकिन हमारे में एक स्फूर्ति दे जाते हैं। कुछ उत्तर जो हम नहीं खोज पा रहे होते हैं वे एकाएक हमें वहाँ से मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो भिन्न भिन्न प्रकार की यात्राओं में रहते हैं, देशाटन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तो उन्हें वे सब मिलते हैं, या बिजनेस ट्रिप कर रहे हैं तो हाँ उन्हें वे मिल जाते हैं इस तरह के लोग, और वे उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि आदमी को देशाटन और तीर्थाटन अवश्य करना चाहिए, और अपने बिजनेस संबंधित या सर्विस संबंधित, नौकरी संबंधित, सेवा संबंधित में भी आदमी को भिन्न भिन्न यात्राओं में जाना चाहिए। वहाँ अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग खान पान, अलग अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे, जिससे हम अलग कुछ सीखेंगे और हमारे में समन्वयता की भावना आएगी, और हमारा एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो जब जाएंगे तभी तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों से पाला पड़ेगा, भिन्न भिन्न खान पान, रहन सहन, उनकी अलग अलग चीज़ों की पद्धतियाँ, कपड़े लत्ते पहनने के, तो उनके भिन्न भिन्न घर द्वार और वहाँ आयोजन, तो वो सब ऐसा होता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जाने से
भिन्न भिन्न प्रकार के लोग से हम टकरा जाते हैं, हमारी भेंट मुलाकात हो जाती है और वे उसमें एक बड़ी भूमिका निभा जाते हैं। तो ये जो संयोगक की जो कैटेगरी है, इस प्रकार के जो हैं, तो यह तभी संभव होता है जब हम कहीं न कहीं जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, यात्रा कर रहे हैं। घर बैठे बैठे नहीं होने वाला ये सब। तो आप यात्रा करें, देखें, तो यह जानेंगे कि कैसे कैसे लोग मिलेंगे आपको और आप क्या क्या सीखते हैं उससे, और उस तरह से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसके बाद एक कैटेगरी आती है तटस्थों की। यह कैटेगरी इस तरह के लोग हैं जो आपसे उदासीन रहते हैं, जिनसे आप उदासीन रहते हैं, लेकिन ये उदासीन होते हुए भी, हमारे से भाग न लेते हुए भी हमें संदेश दे जाते हैं और हम इनको संदेश दे जाते हैं। तो हम तटस्थों से बहुत कुछ सीख जाते हैं, कैसे तटस्थ रहा जाता है जीवन में, और किस तरह से कहीं कहीं पर भाग ना लेना भी अच्छा होता है, कहीं कहीं पर किसी से इंटरेक्शन ना करना भी अच्छा होता है, कहीं कहीं पर चुप रहना भी अच्छा होता है। तो ये तटस्थ लोग जो है, ये हमें सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं कि कैसे कहाँ हमें बिल्कुल ही अलूफ रहना है, बिल्कुल अलग रहना है, उदासीन रहना है। तो उदासीनता की जो भावना है, यह हमारे में वैराग्य की उत्पत्ति भी करती है। कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, चुपचाप व्यक्ति है, अपने में मगन है। तो इस तरह से जो तटस्थता की भावना आती है, निर्लिप्तता की भावना आती है कि कोई लेना देना नहीं है, जो व्यक्ति जो कर रहा है कर रहा है, जो प्राणी जो कर रहा है कर रहा है, उस तरह की जो भावना आती है, तो वह तटस्थता की भावना आती है। और तटस्थता की भावना न्यायप्रियता के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। तभी व्यक्ति न्याय कर सकता है किसी के साथ। शत्रु और मित्र के दृष्टि से न्याय नहीं कर सकता, तटस्थ व्यक्ति ही न्याय कर पाता है। तो तटस्थता जो है हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। तो ऐसे भी व्यक्तित्व हमें मिल जाते हैं, तटस्थ रहते हैं, जो ना हमारे में हाँ करते हैं ना करते हैं। हालांकि हम उनसे हुंकारी भरवाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हाँ बोलिए बोलिए, कहिए कहिए, चुप रहते हैं। हम अपने सही और गलत बातों के लिए किसी न किसी से हुंकारी भरवाते हैं, लेकिन लोग होते हैं कुछ जो कि हुंकारी नहीं भरते, न विरोध करते हैं, वे चुप रहते हैं, वे तटस्थ हैं। तो तटस्थता हमें सिखा जाते हैं, उससे भी हमारे एक भिन्न व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और अंत में जो 11वीं कैटेगरी है, वह आराध्य कैटेगरी है। तो जो हमारे आराध्य हैं, जैसे गुरुजन हैं हमारे, जैसे हमारे इष्ट हैं, देवी देवता हैं, भगवान अवतार, तो ये सब जो हैं, ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इनके गुणों से हम सीखते हैं, इनकी हम पूजा करते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं इतना कि हम इस संसार से भिन्न एक आयाम में चले जाते हैं, लोक से परलोक में चले जाते हैं। तो उस आराधक कैटेगरी में जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम इतना सम्मान देते हैं, क्योंकि वे हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करते हैं, इस निरंतर जो है दुख और दर्द की जो श्रृंखला है, सुख की जो श्रृंखला है, तो सुख दुख की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला से हमें मुक्त करते हैं, जो हमें सम स्थिति में ले जाते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जीत हार, इन सब से अलग, इन सब में सम हो जाना,
तो उस सम अवस्था को ले जाते हैं, वे हमारे गुरुजन आराध्य। तो वे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वे हमारे जीवन को बिल्कुल ही पलट देते हैं और हमें इस जीवन और मरण के चक्र से ही अलग ले जाते हैं। जीवन को ऐसा पलटते हैं कि हम इस चक्र से ही अलग हो जाते हैं। तो वह एक सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन ऐसा होता है कि हम फिर इस परब्रह्म, पूरे अखिल ब्रह्मांड के साथ हम कैसे एकाकार हैं, इसका हमें बोध हो जाता है। तो वह हमारी अंतिम यात्रा होती है। और यहाँ जब हम यहाँ तक आते हैं, तब हम पीछे के जितने भी अभी वर्ग बताए, उन सबके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि इनमें से हर एक के साथ हम मिले हैं, इसीलिए आज यहाँ पहुँचे हैं। अगर इनमें से किसी से नहीं मिले होते तो हमारा वह व्यक्तित्व ही नहीं बनता कि हम यहाँ तक आ पाते। इसीलिए सारे अनिवार्य लोग थे जो हमारे जीवन में आए। तो सभी के जीवन में इस तरह से लोग आते हैं, और वे बहुत अभागे हैं जिनके जीवन में ये सभी लोग नहीं आ पाते। कोई न कोई वर्ग छूट जाता है तो उनका व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। उन्हें फिर अपनी कैटेगरी को आगे ले जाने के लिए फिर से जन्म एक और लेना पड़ेगा, वहाँ बनना पड़ेगा। तो अब इनमें से जितने कैटेगरी हैं, इसमें से कुछ वर्ग ऐसे भी हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी आपको मिलेंगे जो इनमें से आपको कई कैटेगरी में शामिल होंगे। यानी कोई दो में भी हो सकता है, यानी कोई आपका परामर्शदाता भी है, पालनकर्ता भी हो सकता है। कोई ऐसा हो सकता है जो आपका सुहृद भी है और परामर्शदाता भी है। कोई ऐसा हो सकता है जो आपका शत्रु भी है और आलोचक भी है। कोई ऐसा हो सकता है जो आपका परामर्शदाता भी है, पालनकर्ता भी है और आपका गुरु भी है। तो ऐसे कई और जितनी कैटेगरी ज़्यादा हो जाएगी उस व्यक्ति की, यानी वह व्यक्ति जितने प्रकार के कैटेगरी में, वर्गों में आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो उसका उतना ही ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, या आप जहाँ पर हैं उससे आप जो है उनके जीवन पर पड़ेगा। जैसे आपके जो गुरु हैं उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और आप जिसके गुरु हैं तो वे जो शिष्य आपके हैं, तो आपके व्यक्तित्व का असर उनके ऊपर पड़ेगा और उनके व्यक्तित्व का भी असर आपके ऊपर पड़ेगा। यानी शिष्य का भी प्रभाव गुरु के ऊपर पड़ता है, गुरु का भी प्रभाव शिष्य के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से दोनों का ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है अलग तरह से। तो ये एक सारा समन्वयात्मक यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं, इनका समन्वयात्मक दृष्टिकोण मैंने प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभ उठाएंगे, और आप अपने इनमें से जो जो कैटेगरी मैंने बताई उन लोगों को पहचानेंगे और उनसे उस प्रकार का लाभ लेने की कोशिश करेंगे। उससे आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व किस तरह से उभर के निखर के आता है। हरि ओम।